गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फोर्सेस का, हमने स्टार्ट किया था। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। आज हम उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है उनके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव वे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो चार्ज इंडिपेंडेंट एंड चार्ज सिमेट्री है। तो इसमें देखो हमारे पास इसको समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे दो मिरर न्यूक्लियर ले लेते हैं। मिरर न्यूक्लियर उनका मतलब क्या हो गया, जैसे हमने ले लिया 1h3 एंड 2he3। अब देखो यहाँ पे 1h3 है, इसके अंदर हमारे प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन हो गया 1, और जो हमारे न्यूट्रॉन है वो कितने हो गए 2। सेम 2he3 ले लिया हमने 1 और, तो इसमें हमारे पास प्रोटॉन कितने हो गए 2, न्यूट्रॉन हो गए हमारे पास 1। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपस में मिरर है, जैसे जितने प्रोटॉन है उतने यहाँ पे न्यूट्रॉन है, जितने न्यूट्रॉन है उतने यहाँ पे प्रोटॉन है। तो ये आपस में क्या हो गया, एक मिरर टाइप का हो गया कि हम मिरर में देख रहे हैं। जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में दिख रहा है हमें, और न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के वे में दिख रहा है। तो हमारे मिरर न्यूक्लियर हो गया इस टाइप की जो न्यूक्लियर होती है ना, जिसमें प्रोटॉन जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखते हैं हमारे पास ये हो गया हमारे पास, और इस प्रकार 8O15 ये हमने ले लिया। तो इसमें देखो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है 7, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए 8। अब इसी में देखते हैं, अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं 8, न्यूट्रॉन कितने हैं 7। तो ये दोनों भी क्या हो गए, आपस में मिरर न्यूक्लियर हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यूक्लियर हमारे पास मिरर न्यूक्लियर कहलाते हैं। अब हम देखो यहाँ पे देख रहे थे चार्ज इंडिपेंडेंस की, यहाँ पे चार्ज सिमेट्री हम देख रहे थे कैसे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। तो इसमें देखो कैसे फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा NP फोर्स, और एक लगेगा इसमें न्यूट्रॉन फोर्स लगेगा। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे देखो 2 तो लगेंगे NP फोर्स, और एक लगेगा प्रोटॉन फोर्स। ठीक है, तो इसमें मतलब देखो यहाँ पे तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन फोर्स लग रहा है। तो इसमें देखो जो प्रोटॉन है, यहाँ पे कोई भी एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन नहीं, यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा जो रिपल्सिव होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वो यहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे 1s3 के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। बट जो हमारा 2he3 है, इसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन है। 2 प्रोटॉन के कारण क्या है, इन दोनों में आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उसके कारण वहाँ पे हमारा कूलॉम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो भी एक्टिव होगा। तो इसके कारण क्या है, जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है दोनों के लिए, जो वो क्या अलग लगा रही है। जैसे 1s3 है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी आ रही है हमारे पास 8.482 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हमारा 2he3 है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारी कितनी है, ऑलमोस्ट 7.718 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे एनर्जी में डिफरेंस आया है। इस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे कूलॉम्ब फोर्स है, जैसे प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, उसके कारण ये डिफरेंस आया है। ठीक है, तो हमने एनर्जी डिफरेंस निकाल लिया। एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 0.764 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स हो गई। ये वैल्यू हमारी क्या है, इन दोनों के बीच की जो बाइंडिंग एनर्जी है उनके बीच का गैप है। इस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं कि ये एनर्जी किसके इक्वल है, ये इन दोनों के बीच में जो प्रोटॉन फोर्स लग रहा है यहाँ पे हमारा हीलियम के अंदर जो प्रोटॉन फोर्स है उसके बराबर है। अब प्रोटॉन फोर्स है वो क्या हो गया, हमारा कूलॉम्बिक फोर्स हो गया। और कूलॉम्बिक फोर्स हमारा क्या होता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 6/5, क्योंकि स्पेरिकल हो गया हमारा एक तरह से हीलियम है, तो उसके अंदर जो हमारा फोर्स हो गया वो हो गया E = 6/5 kE²/r। यहाँ पर हमारे पास E की वैल्यू कितनी है 0.764, क्योंकि क्या कह रहे हैं हम कि ये जो फोर्स है, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, वो डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है, प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसकी इक्वल आ गई वैल्यू। अब इससे हम जब R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगी, हमारी अप्रोक्स फर्मी मीटर में आएगी, ऑलमोस्ट इन न्यूक्लियस रेंज में आएगी हमारी जो वैल्यू आएगी ना वो यहाँ पे। तो उससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन हमने की है वो भी सही है, और जो न्यूक्लियर फोर्स का हमने कंसेप्ट माना है वो सब चीज़ें सही आ रही है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि हाँ ये सही चीज़ है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में चार्ज हो तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट प्रोटॉन का जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो तो वहाँ पे लगेगा ही उसमें, उसकी वजह से उसकी बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारी सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है
कि हम क्या मानते हैं मोस्टली, हमारे पास जैसे एक न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर हमारे पास मान लो कितने हैं न्यूक्लियस, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो गए हमारे पास ए। जैसे हमारे पास कोई भी पार्टिकल होता है एक्स जेड ए, इसके हम डिनोट करते हैं उसमें, तो जेड हमारा क्या होता है यहाँ पे प्रोटॉन नंबर होता है, और ए क्या होता है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनका ऐड होता है नंबर, कि ए क्या हो गया हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर का एडिशन, कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन, उन दोनों का ऐड कर दो, वो हो जाता है हमारा ए नंबर। तो ये होता है हमारा मास नंबर भी कहते हैं हम इसको। अब हमारे पास कितने हैं, ये हमने एक न्यूक्लियस मानना है, इस न्यूक्लियस में हमारे पास कितने हो गए ए न्यूक्लियन हो गए इसमें, तो ए न्यूक्लियन होते हैं सभी। अब हम क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या कर रहे हैं, सभी न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियन है, इन सभी के बीच में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स हो गया वो कितना हो गया, a-1/2, मतलब सभी आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें क्या हो गया, जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो गई, a-1/2 के हमारे क्या हो गई, इसके प्रोपोर्शनल हो गई। मतलब जो इंटरेक्शन है वो हमारा क्या हो गया, सभी पार्टिकल के बीच में लग रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली बी अप्रोक्स स्क्वायर बी प्रोपोर्शनली हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया अप्रोक्स। ठीक है, तो इससे हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास मास वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे बी में क्या होना चाहिए, रैपिडली इंक्रीज होना चाहिए। बट हम क्या देखते हैं एक्सपेरिमेंटली, हमारा जो बी होता है उसमें क्या है, वो रैपिडली इंक्रीज नहीं होता है, उसमें बहुत स्लोली इंक्रीज होता है। जैसे हमारे पास बी है, b/a, इसकी वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट हमारे पास कांस्टेंट ही होती है, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अभी हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि b प्रोपोर्शनल टू a, मतलब जैसे जैसे a बढ़ेगा वैसे वैसे b बढ़ रहा है, लेकिन रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर तो वैल्यू क्या आई थी, b प्रोपोर्शनल टू a², यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास b प्रोपोर्शनल टू a। तो इससे मतलब हमारे पास क्या हो रहा है कि दिस शोज दैट दी, ये हमारा क्या दिखा रहा है कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूक्लियन होता है वो सभी न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, बट कुछ जो अपना पास पास के जो न्यूक्लियन होते हैं उनके साथ ही इंटरेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सैचुरेट होता है, लिमिटेड रीजन में ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे के पूरे जो न्यूक्लियस है उसके सभी न्यूक्लियन के बीच में इंटरेक्ट करेगा। तो ऐसे फोर्सेज जो हमारे होते हैं न्यूक्लियर फोर्स, वो क्या होते हैं, हमारे सैचुरेशन फोर्सेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी स्पिन डिपेंडेंस ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। मतलब क्या है कि हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्पिन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन क्या होता है 1h2, इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन पार्टिकल होता है। ये हमारा जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है ये क्या होता है, हमारा स्टेबल पार्टिकल होता है, ये नेचर में हमारे पास पाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन है वो जो न्यूट्रॉन है उसकी स्पिन क्या होती है, इसमें पैरेलल होती है। मतलब मान लो कि अगर प्रोटॉन की स्पिन अप है तो न्यूट्रॉन की स्पिन भी अप होगी, इसकी स्पिन डाउन है तो इसकी स्पिन भी डाउन होगी। इसका मतलब क्या होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल स्पिन हो गई। अगर यदि हम ये मान लेते हैं कि अगर यदि हमारा न्यूक्लियर फोर्स है स्पिन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हमने ये मान लिया कि इन दोनों स्पिन क्या हो गई, एंटी पैरेलल हो गई। हमने ये लेट किया है, मानना है। अगर यदि हम ये मान लेते हैं ना, तो हमारा जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है ये हमारा स्टेबल नहीं होगा। मतलब ये हो गया कि हमारा जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है ना उसमें ये बाइंड नहीं कर पाएगा, हमारा जो बाइंड स्टेट नहीं होगी इसमें। जो हमारे जो न्यूट्रॉन के अंदर जो ये पार्टिकल्स है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा, और इससे हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन पार्टिकल स्टेबल नहीं होगा। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो स्पिन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एक्सचेंज फोर्स। द इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इन ए फील्ड टेक प्लेस थ्रू ए वर्चुअल पार्टिकल, दैट मीन्स द इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट डायरेक्ट। मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोई भी दो पार्टिकल है उनके बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है तो कोई ना कोई इंटरेक्शन तो हो रहा है, तभी तो हमारा फोर्स लग रहा है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, एक कूलॉम फोर्स होता है, उसमें भी हमारे पास क्या इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होता है तो उसमें जो हमारे चार्जेस है, दो चार्ज है, जैसे एक यहाँ पे हमारे पास Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। अब इन दोनों बीच हम क्या करें, फोर्स लग रहा है।
फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक वर्चुअल पार्टिकल होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है इन दोनों चार्जेस के बीच में। और उस वर्चुअल पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे जो हमारे कूलम्ब फोर्स है उसमें फोटोन नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक जैसे यहाँ पे अगर हमें इनके बीच में इंटरेक्शन दिखाना है तो इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, जैसे Q1 ने क्या किया, एक फोटोन को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया और Q2 के फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, Q2 भी एक क्या प्रोटॉन को ग्रहण करेगा और उसको Q1 के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ से Q2 ने फोटोन निकाला और Q1 ने ग्रहण किया यहाँ पे। और इसी प्रकार यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं पॉजिटिव भी कि Q1 ने यहाँ से हमारे पास फोटोन निकाला और Q2 ने उसको ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। और जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो एक और चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो हमारी रेंज ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या होगी। वो हमारी रेंज ऑफ इंटरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा जो मास ऑफ जो वर्चुअल पार्टिकल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे हमारा फोटोन है, फोटोन का मास हमारा क्या होता है, 0, इसका जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेंज है वो क्या हो गई, जो हमारा फोर्स है उसकी रेंज क्या हो गई, 1 में मास, मतलब जो वर्चुअल पार्टिकल है उसकी मास के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शन क्या हो गया, 1/0, तो ये क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू इन्फिनिट। मतलब जो हमारा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स है, उसकी रेंज कितनी होती है, हमारी इन्फिनिट रेंज होती है। मतलब यहाँ से अगर यदि कोई भी दो चार्जेस है वो कितनी दूरी पे रखे हो तो उनके बीच में कोई ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही, चाहे उसकी वैल्यू बहुत कम हो बट फोर्स जरूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स 0 होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है उसमें भी ऐसा कोई ना कोई पार्टिकल होना चाहिए जो आपस में इंटरचेंज हो रहा है, उसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर चेंज हो रहा है। अब उस पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे पायोन नाम देते हैं। ठीक है, अब ऐसे पार्टिकल हो गए हमारे पायोन। इन पायोन का कुछ मास होता है तो इसके कारण जो हमारी रेंज है वो क्या होती है, एक लिमिटेड रेंज में होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक्सचेंज फोर्स हमारा, कि जो फोर्स लग रहा है उसके अंदर एक एक्सचेंज पार्टिकल होता है जिसको हम क्या करते हैं, वर्चुअल पार्टिकल होता है ये हमारा, और ये पायोन होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और अच्छे से डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। वो होती है हमारी मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। आज के लिए इतना ही।